नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। तो आज मैंने ये फ़िल्म देखी। अब अगर हम इस फ़िल्म की बात करें तो रितेश देशमुख प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। काफ़ी ज़िम्मेदारी सँभाली और एक तरीके से उनका इसको आप कह सकते हैं कि सिनेमा की भाषा में मैग्नम ऑपस है। बड़ी स्टार कास्ट है। संजय दत्त भी हैं, अभिषेक बच्चन हैं, विद्या बालन हैं, बमन ईरानी हैं, भाग्यश्री हैं, जेनेलिया डिसूजा तो हैं ही हैं, महेश मांजरेकर भी हैं। लास्ट में सलमान खान का एक कैमियो भी है। और भी कलाकार हैं मतलब। तो हाँ, सचिन खेड़ेकर हैं, अमोल गुप्ते हैं, संजय दत्त की बात मैंने आपको बता दी। तो एक अच्छी खासी स्टार कास्ट और बेसिकली ये फिल्म मराठी में है और मराठी में 100 करोड़ रुपए बजट में बनी हुई ये पहली फिल्म बताई जा रही है। और इस फिल्म को पहले हमें ये पता चलता है कि शायद हिंदी में भी बनाई गई है, मगर यह है कि भाई इस फिल्म को डब किया गया है। और डबिंग जो है वो आजकल जो एआई का सिस्टम आया है, एआई हर चीज़ में है, तो एआई की हेल्प से जो डबिंग होती है तो उसमें जो होंठ हिलते हैं तो आपको लगता नहीं है कि ये दूसरी भाषा से डब हुई है, क्योंकि वो जो एआई होता है, आर्टिस्ट के जो होंठ होते हैं उनको उसी हिसाब से कर देता है जैसे कि वो जिस भाषा में डायलॉग बोला जा रहा है। तो खैर, फिल्म देखिए और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। फिल्म को लेके जिस हॉल में मैंने देखा, हिंदी में ये फिल्म मैंने देखी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मराठी में भी हुई है और मुझे मराठी आती है। मैं मराठी से हिंदी अनुवाद भी करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक बड़ा उपन्यास है, उपन्यास सीरीज़ है जिसके 3 आ चुके हैं मराठी में। मराठी के बड़े राइटर हैं विश्वास पाटिल साहब, वो इस उपन्यास श्रृंखला को लिख रहे हैं। 4 कड़ियाँ होंगी, तो 3 मराठी में आ चुके हैं, 2 का मैं अनुवाद कर चुका हूँ महासम्राट नाम से। और आपको बताया भी, शायद आज फिल्म रिलीज़ है तो आज बता भी देता हूँ। ये है महासम्राट, विश्वास पाटिल साहब मराठी के बड़े राइटर हैं, ये मैंने अनुवाद किया है। दरअसल इसी जो पहला पार्ट है, पहला खंड झंझावात, इसी की कहानी जो है राजा शिवाजी में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस उपन्यास को उन्होंने अडॉप्ट किया है अपनी फिल्म में, मगर झंझावात में जितनी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेके, जन्म भी नहीं, निजाम शाही में जहाँ उनके नाना जी थे और निजाम शाह जो है, निजाम जो है उनके नाना, और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाना और उनके मामा जो होते हैं, 5 मामा, उनका कत्ल करा देता है भरे दरबार में। तो ये फिल्म वहाँ से शुरू होती है। शुरुआत में ये प्रसंग भी यहाँ पर है और अंत जो है इसका अफजल खान, जो कि आदिल शाही का बहुत ही क्रूर सेनापति था, बहुत क्रूर सेनापति था। डरते थे लोग उससे, कांपते थे उसके नाम से, थर थर कांपते थे। तो उस अफजल खान के वध तक शिवाजी महाराज ने कैसे उसका वध किया, बीच में बहुत सारी राजनीतिक चालें हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो चल रहे होते हैं, वो हैं सारी चीज़ें। तो खैर, मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी फिल्म हो, मतलब 450 पन्ने की अगर कहानी है तो उसको 3 घंटे में पर्दे पर नहीं उतार सकती। बहुत ही ग्रेट फिर उस तरह का फिल्म मेकर चाहिए आपको। तो मैं हमेशा इस बात को रिकमेंड करता हूँ कि बुक पढ़ी जाए। तो आप इस उपन्यास को पढ़िएगा, मैं इसका यहाँ पर हो सका तो लिंक भी दे दूंगा नीचे। तो खैर, हम बात, क्योंकि कहानी वही है इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। हम बात करते हैं फिल्म की। फिल्म मैंने हिंदी में देखी, लगभग 50 सीटर हॉल था, करीब करीब भरा हुआ था, 40-45 लोग थे। मराठी बाजू में था जो मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन, उसमें हाउसफुल था मामला उसमें। ओवरऑल मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताऊं तो मुझे ना तो ये बहुत अच्छी लगी और ना ही बहुत ख़राब लगी। नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ये मामला मेरे लिए इस फिल्म का रहा। अब क्यों ऐसा रहा ये मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये हिस्टोरिकल फिल्म है और जैसे मैंने कहा कि उपन्यास को मैंने अनुवाद किया है, 450 पेज का है, तो मुझे सारी डिटेलिंग जो है वो पता थी। मगर जब फिल्म शुरू हुई और मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इस फिल्म की शुरुआत में। वो जो उस दौर का, जो मतलब ये 1650-1640 के बाद से लेकर जो दौर है ये 1660 के आसपास तक का, इस दौर में जो भारत का नक्शा था उस समय में, मुगल तो उत्तर में थे पूरी तरह से, दिल्ली जो है, लेकिन साउथ में जो था, निजाम शाही थी, आदिल शाही थी, गोलकुंडा था, ये सारी चीज। तो ये फिल्म इसको शुरू में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और फिल्म वहां से शुरू होती है जहां पे शाहजहां ताजमहल बनवा रहा है, मतलब वहां से शुरू होती है। और यहाँ साउथ में जो निजाम शाही और आदिल शाही है, इनके बीच में एक हिस्सा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी हैं, शाहजी राजे, तो वो और साथ में जो जीजा माता का जो परिवार है वो भी जो है, सब वहाँ अलग अलग लोगों की सेवाओं में, कोई आदिल शाही की सेवा में, कोई निजाम शाही की सेवा में, कोई मुगलों की सेवा में। जैसे आज हम नौकरियां बदलते हैं अलग अलग कंपनी में, ये उसी तरह तौर तरीके से चल रहा था।
कहानी शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के साथ में, और वहाँ से फिर जो है ये आगे बढ़ती है, और होते होते जो है किस तरह से जो छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े हो रहे हैं, उनके एक बड़े भाई हैं शंभू राजे। तो वो छोटे भाई जो है बड़े भाई से सवाल करते जाते हैं, ये झंडा किसका है, वो झंडा किसका है, वो झंडा किसका है, हमारा अपना झंडा क्यों नहीं है, ये स्वराज्य क्या होता है, ये बगावत क्या होती है, ये विद्रोह क्या होता है, और हमारे पिता जो है उनका अपना राज्य क्यों नहीं है। ये उनकी जिज्ञासाएं जो है वो पूछते हैं, और बड़े भाई जो है उनकी जिज्ञासा जो है उसको शांत करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये है, और उसके बाद में किस तरह से मुगलों और आदिल शाही के बीच में जो है शाहजी राजे जो है वो फंसे रहते हैं। कैसे जो है आदिल शाह जो है उन्हें चाहते हैं कि मैं अपने यहाँ बुला लूँ, लेकिन मुगल मतलब शाहजहाँ चाहते हैं कि मैं नहीं भाई, नहीं, इन्हें ख़त्म कर दो, इनसे बड़ा खतरा है। लेकिन फिर किसी तरह वो मनाते हैं, और उसके बदले में लगभग 5 लाख खून मतलब 5 लाख गोल्ड कॉइन जो है वो मुगल दरबार को देते हैं, जो आदिल शाह होते हैं वो। और फिर इनको अपने यहाँ पर एक सेनापति के तौर पर रखते हैं। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, फिर परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बदलती हैं। मैं चाहूँगा आप फिल्म देखें, तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं। तो फिर उन जो शाहजी राजे होते हैं उनकी पूना में जागीर होती है, तो वो जीजा माता को और शिवाजी महाराज को जो है भेज देते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप पूना जाके देखिए और मैं यहाँ पर हूँ, और वो बड़े बेटे के साथ में रहते हैं। इधर शिवाजी महाराज जब 15-16 साल के होते हैं तो बहादुर रहते हैं, और माँ जो है उन्हें एक अलग तरह से इंस्पायर करती हैं। उनके अपने मन में जो है राजा होने के सपने होते हैं, राजा बनने के। तो किस तरह से वो आदिल शाही के किलों को जीतना शुरू करते हैं, और उधर आदिल शाही में खलबली मचती है। आदिल शाह का रोल जो है वो यहाँ पर अमोल गुप्ते ने निभाया, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। आपको देखना चाहिए उनके लिए इस फिल्म को। तो फिर कैसे आदिल शाही में खलबली मचती है। इधर जो बड़े बेटे होते हैं शंभू, जो शाहजी राजे के साथ होते हैं, अभिषेक बच्चन इस रोल में है बड़े बेटे के, तो कैसे उनके भी तेवर जो है वो बागी जैसी रहते हैं, बड़े गर्म मिजाज रहते हैं। तो इन दोनों भाइयों से आदिल शाही खतरा महसूस करती है। फिर इस बीच जो है आदिल शाही का एक सेनापति होता है अफजल खान, जिसकी भूमिका संजय दत्त ने निभाई है, और बहुत अच्छा रोल उन्होंने भी निभाया है इस फिल्म में। तो कैसे उसकी एंट्री होती है अफजल खान की, और फिर किस तरह से अफजल खान जो है, जो भोसले परिवार है, भोसले परिवार मतलब जो शाहजी राजे भोसले हैं, उनके बेटे शंभू राजे हैं, शिवाजी राजे हैं, तो ये लोग, इनके खिलाफ वो किस तरह से खड़ा होता है, इन लोगों के अगेंस्ट जो उसकी गतिविधियां होती है, किस तरह से उसका ग्राफ बढ़ता है, ये सारा। और अंत में वो जो है आखिर में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में उसकी जो टक्कर होती है, आदिल शाही भेजती है संजय दत्त का जो कैरेक्टर है अफजल खान का, उसको कि जाओ और जिंदा या मुर्दा जैसा ही आदेश होता है तो आप लेके आइए उसे। वहाँ जो आदिल शाह की पत्नी होती वो कहती हैं, तो ये जाता है वहाँ पर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है कि अफजल खान जब जाता है तो एक पीर बाबा हैं, उनसे वो हमेशा सलाह लिया करता, हर बार किसी मुहिम पर निकलने से पहले उनके पास जाता, आशीर्वाद लेता, बात करता। मगर जब वो राजा शिवाजी के विरुद्ध अभियान छेड़ने जा रहा होता है, तब वो पीर बाबा कहते हैं कि मत जा, अब मत जा। तो कुल मिला के वो एक संकेत कर देते हैं। तो इसमें मैं आऊँगा आगे डिटेल में। तो मगर वो जाता है, और उसके बाद में जो है किस तरह से शिवाजी राजे के साथ में उसका एक टसल चलती है, जो पॉलिटिकल होती है बहुत सारी, वो वकीलों के माध्यम से बातचीत होती है एक दूसरे से अपनी शर्तें मनवाने की। और फाइनली जो है आदिल शाह नहीं, अफजल खान को जो है शिवाजी महाराज की बात जो है वो मानना पड़ती। फिर वो प्रतापगढ़ की जो लड़ाई थी, वहाँ जो किला प्रतापगढ़ का, उसकी पहाड़ी की जो तलहटी होती है वो वहाँ आके मिलता है। मगर फिर वो आगे रहकर धोखा देता है, छल करता है शिवाजी राजे पर। वो कटार से जो है प्रहार करता, उनकी जान लेना चाहता, और उसके बाद में फिर जो है राजे जो है फिर वो अपनी कटार से उस पर वार कर अफजल खान का। तो ये पूरी कहानी है। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसमें क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। दरअसल इस फिल्म की जो प्रॉब्लम है, स्टारकास्ट बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, लगभग सभी ने अच्छा काम किया है। लेकिन ये फिल्म एक हिस्टोरिकल फिल्म है, और हिस्टोरिकल फिल्म होने के नाते इसके पास कहानी, पूरा घटनाक्रम रेडीमेड था। इसे कुछ अलग से कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं थी कि कुछ नया जोड़ना घटाना है, सब कुछ था। मगर यहाँ पर इस फिल्म के राइटर्स जो हैं वो चूक गए, उन घटनाक्रमों को इस तरह से रखना कि उस कहानी की जो संवेदना है वो बची रहे, वो कंटिन्यूटी जो है,
जंप लगाती हुई नहीं मालूम पड़े, ऐसा लगे कि समय जो है एक प्रवाह जो है, एक फ्लो जो है उसमें बह रहा है और कहानी चल रही है, वैसा नहीं होता है। तो अब इसकी वजह से ये होता है क्योंकि ये हिस्ट्री है, ये वो कहानी है जिसको कम से कम महाराष्ट्र में जो है सब लोग जानते हैं। तो वो फ्लो नहीं होने के कारण से, क्योंकि सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो बहुत सारे दृश्य यहाँ लगता है कि इनको अनावश्यक रूप से खींचा जा रहा है। और अगर आप जानकार हैं तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और कुछ महत्वपूर्ण किरदार जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर जो है गड़बड़ होती है। अब वैसे आज 1 मई था, मजदूर दिवस भी और महाराष्ट्र दिवस भी, तो बहुत सही मौका चुना रितेश देशमुख ने इस फिल्म को रिलीज़ करने का। तो इस हिसाब से तो दिन बढ़िया था और लोग देखने भी आए, और जैसा मैंने कहा मराठी हाउसफुल था। मगर अब जब फिल्म शुरू होती तो यहाँ समस्याएं जो हैं, स्क्रिप्ट में खिंचाव जो है वो दिखता है, सीन लंबे होते हैं, कहीं कहीं एडिटिंग को लेके आपको लगता है कि यार चीज़ें थोड़ी सी क्रिस्प हो जानी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहानी मैंने आपको बता दी, कहानी जितनी मैंने आपको बताई है वही है, बाकी आप जानते भी होंगे। कलाकार रितेश देशमुख क्योंकि लीड कर रहे हैं। अब रितेश देशमुख जो हैं फिल्म में कुछ जगहों पर अच्छे लगते हैं और कुछ जगहों पर मिसमैच नज़र आता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पूरा ऑरा है उसको मैच करना जो है बिल्कुल भी आसान नहीं है। साथ ही उनकी जो पर्सनैलिटी, साथ ही जो उनकी आंखों में मतलब एकदम चमक, उनके चेहरे का रौब, ये सारी चीज़ें जो है रितेश के कैरेक्टर में नज़र नहीं आती। आपको लगता है कि वो शिवाजी महाराज बने हुए हैं, ड्रेसअप वैसा है, जो सर पर मुकुट है वो है, हाथ में तलवार है, एक्टिंग भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ठीक है कि भाई आप देख रहे हैं वैसे, लेकिन एक वो जो बड़े पर्दे पर इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए अंदर जो आग होती है ना, जो वो उस कहीं कहीं कम नज़र आती है। और वो उस वक्त सबसे ज़्यादा कम नज़र आती है जब रितेश देशमुख पर्दे पर सिर से पैर तक नज़र आते हैं। साइड प्रोफाइल में, लेफ्ट में, राइट में हाफ रहता है जब तक वो देखते हैं कि जिसे मिड शॉट कहते हैं, तो हाफ दिख रहा है, चेस्ट तक दिख रहा है, गर्दन तक, तो वो लेफ्ट राइट प्रोफाइल में तो भी थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन जब एकदम उनको फ्रंट दिखाया जाता है और सिर से पैर तक दिखाया जाता है, तब आपको लगता है कि यार ये तो रितेश देशमुख है। पर ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो ये उनके थोड़ा सा दिखने में, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। जैसा वो कहते रहे कि भाई इनका बड़ा पुराना सपना था, और स्कूल के दिनों में भी उन्होंने बताया था कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाटक में मैंने रोल निभाया था, और हालांकि उसमें शायद उन्होंने बताया था कि एक दरबान या सिपाही का रोल था। तो खैर, हर कलाकार के मन में जो महाराष्ट्र में होता है, मराठी होता है, उसकी इच्छा होती है कि वो छत्रपति के का जो जीवन है उनसे जुड़े सिनेमा में या नाटक में काम करे, और छत्रपति का रोल मिल जाए तो इससे बढ़िया ही क्या हो सकता है। तो रितेश ने किया, 100 करोड़ के बजट की फिल्म बनाई। कहीं कहीं मैं सुन रहा था कि इसका बजट 200 करोड़ भी है। अब बात यह है कि ये 100-200 करोड़ के बजट पे भी आएंगे। रितेश के बाद में दूसरा नंबर है यहाँ पर संजय दत्त का। संजय दत्त जब ट्रेलर टीजर में दिखे तो थोड़ा डाउट हुआ था कि यार ये संजय दत्त ही दिखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो उनका वो टोन या उनका वो लुक नज़र नहीं आता, लेकिन वो बहुत हद तक कैरेक्टर में नज़र आते हैं। इस फिल्म को आप देखें, वो जो क्रूरता उस कैरेक्टर में चाहिए थी अफजल खान में, वो उनकी आंखों में दिखती है, वो सख्ती उनके चेहरे पर दिखती है। दिखता है कि एक बच्चे को, जो एक राजा उनके पास जब सरेंडर करने आया परिवार के साथ में, तो एक बच्चे को किस तरह से वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मतलब जान तो जानी है उसकी और उसके परिवार की, लेकिन कैसे उसको ललचा रहे हैं कि चल चाहे ऐसा कर तो जान बच जाएगी। वो जो एक कनिंगनेस जो है वो उनके चेहरे पर दिखाई देती है, और बाकी भी युद्ध के मैदान में या और भी करते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा भाग्यश्री हैं, माता जीजाबाई के रोल में वो नज़र आती हैं, बहुत अच्छी लगी हैं। उनके हिस्से जितना रोल आया है उन्होंने अच्छे से प्ले किया है। सचिन खेड़ेकर जो है वो शाहजी राजे की भूमिका में है, बहुत अच्छे लगे हैं, उस कैरेक्टर में नज़र आते हैं। अमोल गुप्ते मैं कहूँगा मुझे सबसे अच्छे लगे, वो आदिल शाह के रोल में है। एक जो मतलब आदिल शाही जो राज्य है, जो मतलब उसके राजा बने हैं ये जो, और बहुत बढ़िया रोल किया है इन्होंने। और इनके डायलॉग्स थोड़े से फनी भी हैं, या ये थोड़ा सा क्योंकि विद्या बालन इनकी बेगम के रोल में है तो वो इन पर अक्सर तंज भी कसती है, क्योंकि उनको बार बार जो है भोसले परिवार के हाथों शिकस्त मिल रही होती है, दोनों जो बच्चे होते हैं। तो इस तरह से इनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। तो मैं तो कहूँगा कि ये अकेला शख्स ऐसा है अमोल गुप्ते जिसको देखने के लिए ये फिल्म देखी जा सकती, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। विद्या बालन ने अपना रोल अच्छा किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस फिल्म में जितना स्पेस मिलना चाहिए था या उनके कैरेक्टर को जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था, उसको उभर के आना चाहिए था,
वो नहीं, वो पर्दे में ही रह जाती। मतलब वो दौर हालांकि वैसा था, हालांकि यहाँ उनको पर्दे में नहीं दिखाया गया, लेकिन वो राजा या बादशाह जो भी था, तो उसकी बेगम या उसके परिवार की महिलाएं जो है वो पार्श्व में रहती थी, पीछे रहा करती थी गद्दी के। तो कमोबेश वो वैसी दिखती हैं, और जब तक मौका आता है सामने आने का तब तक कहानी लगभग खत्म होने की तरफ बढ़ चुकी होती है। जेनेलिया डिसूजा सई बाई के रोल में, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में, ठीक है उनका भी रोल, क्योंकि रितेश खुद ही डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने एक ऐसे मौके बार बार फिल्म में कुछ जनरेट करने की कोशिश की जहां दोनों जो है पेयरिंग के रूप में ठीक ठाक नजर आए, दोनों का प्रेजेंस जो है वो अच्छा रहे। पीर बाबा के रूप में यहाँ पर बमन ईरानी है, और छोटा सा रोल है उसमें, कहानी में इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन उसका ऐसा कोई बड़ा प्रेजेंस आपको जो है दिखाई नहीं देता है। रितेश और जेनेलिया के जो दो बेटे हैं वो इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन का रोल जो है, एक छोटा फिर जो उससे बड़ा होकर टीनेज में आता है, दोनों बच्चे जो हैं, और दोनों ने अच्छा काम किया, ये भी मैं बताऊं, स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छा है और दोनों ने एक्टिंग भी अच्छी की है। तो कुल मिलाकर जो है कलाकारों का काम भी जो है यहाँ पर बढ़िया है, इन सब कलाकारों के अलावा भी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रितेश क्योंकि मेन लीड में है, वो कहानी को लीड कर रहे हैं, उनसे शायद थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, और वो कहीं ना कहीं जो है लगता है कि बेहतर होते, या फिर ना भी होते, अगर वो निर्देशन की कमान संभाल रहे थे, अगर वो एक राइटर के रूप में इस फिल्म से जुड़े हुए थे, प्रोड्यूसर थे, तो दे सकते थे कि एक बेहतर कास्टिंग करते। लेकिन ठीक है, जो हो चुका है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ एक ओपिनियन ही अपनी दे सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा, स्क्रिप्ट में जंप है, कई जगह पर लगता है कहानी एकदम से उछलकर 5 साल आगे चली गई, 6 साल आगे चली गई, उसके बीच के कहीं कहीं रेफरेंसेस या उस दौर में जो डिटेल में जानते हैं वो समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आए हैं वो गायब हो जाते हैं। तो कहीं जो है जंप नज़र आता है स्क्रिप्ट में, कहीं जो है उसकी लेंथ जो है वो खींची हुई नज़र आती है। अब इस फिल्म में कुछ चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं हो पाती हैं, अगर आपके पास जानकारी नहीं है पहले से, तो कुछ चीज़ें आपको साफ नहीं होती हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, अफजल खान का ही लेता हूँ। अफजल खान जो था, जैसे कि बहुत क्रूर था मैंने बताया, और बहुत डरते थे, और वो हिंदुओं पर भी अत्याचार करता था, उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, ये सारी चीज़ें थी। मगर उसकी पर्सनल लाइफ जो है इस फिल्म में उभर कर आती तो एक इंटरेस्टिंग लगता, वो भी कोशिश की है मगर वो उभरती नहीं है। और वो क्या है, बहुत ख़ास बात है कि इस अफजल खान की 60 से ज़्यादा बेगमें थी, 60 से ज़्यादा, कहीं 63 नंबर आता है, कहीं 64 नंबर आता है। अब जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ मुहिम पर जाने लगता है, तो वो पीर बाबा के पास जाता है, जैसे कि वो हमेशा जाता है हर मुहिम से पहले, और फिर वो उसको आशीर्वाद देते हैं और बता देते हैं कि भाई भविष्य ये है कि तू जीत कर आने वाला है। तो इस बार जब वो जाता है तो कहते हैं कि मत जा, ये बहुत क्लियर कर देते हैं, उनका इंडिकेशन होता है कि वो ना जाए। लेकिन क्योंकि वो दरबार में बीड़ा उठा चुका है, और उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सारे सेनापति, सारे दरबारी जो है वो सिर झुका के खड़े रहते हैं कि कोई लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पिछली जो मुहिमें रही है, पिछले जो सेनापति या जो लोग फौज लेके गए हैं वो वापस नहीं लौटे हैं। सह्याद्री के जंगल, पहाड़ियाँ, ये जो इलाका जो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं आदिल शाही के लिए बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। अफजल खान जब जाने के लिए तैयारी कर लेता है तो पीर बाबा से आशीर्वाद लेता है, वो मना कर देते हैं। यहाँ पे इस व्यक्ति ने यह किया कि अपनी सारी बेगमों को एक बावड़ी में डुबाकर मार डाला जाने से पहले। वो इसलिए कि ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद, जैसा कि उस ज़माने में हुआ करता था, कि ये बेगमें अलग अलग हो जाएं, फिर किसी और से निकाह कर लें, भाग जाएं, या कोई इन पर जो है लूट ले कोई इनको, इस तरह की चीज़ें। तो ये रियल घटना है। आज भी जो है ये जो बेगमें हैं इनकी कब्रें मिलती है, एक जगह है बीजापुर के पास में ही है, बीजापुर में ही है, तो वहाँ पे एक बावड़ी है और वहाँ एक महल है जो कि अफजल खान का था। तो वो महल बनवा रहा था, उस महल के पास में जो है एक मस्जिद भी वो बनवा रहा था, और उसने कहा जाता है कि अपनी कब्र भी वहाँ बनवाई थी, और उसका कहना था कि जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मुझे यहीं दफन करना। मतलब वो चाहता था कि मैं इसी मिट्टी में रहूँ। लेकिन जब पीर बाबा उससे कहते हैं कि तू वापस नहीं आएगा, तो वो सारी बेगमों को उसने जो है उस बावड़ी में, कई लोग कुआं कहते हैं, डुबा कर मार डाला। अब ये जो प्रसंग है बहुत हल्का सा मतलब एक इंडिकेशन जैसा है, इसमें क्लियरिटी नहीं है कि ये इतना क्रूर व्यक्ति है और इसकी 60 से ज़्यादा बेगम है और ये जाने से पहले इन सबको डुबा कर मार रहा है। इस फैक्ट को बहुत अच्छे से जो है, क्योंकि आप सोचिए जिस आदमी की इतनी बेगम होगी
जो दिखाया गया है तो वो किस तरह का उसका नेचर होगा, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी, इस पर कुछ नहीं डाला है रोशनी या प्रकाश कहिए। लेकिन ये घटना दिखाई ज़रूर है मगर ये क्लियर नहीं होती, जबकि ये बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। और पीर बाबा वाला भी जो प्रसंग है वो छोटा सा ही है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जिनमें कि ड्रामा क्रिएट होता है, जो कि आपको डरा सकता है कि अगर आप पर्दे पर एक आदमी की कहानी ये देखें कि वो इतना क्रूर है, तो ना तो उसकी उस तरह से पर्सनल लाइफ दिखाई कि वो कैसे उसकी इतनी सारी पत्नियां हैं, उनके रिश्ते कैसे हैं, या फिर वो उनको किस तरह से उसने मार डाला है। तो ये जो ड्रामा वाला पोर्शन है इस पूरी फिल्म में कहीं ना कहीं एक उसकी मिसिंग जैसा फील होता है। चलता ज़रूर है कि एक हिस्टोरिकल फिल्म चल रही है आपके सामने, लेकिन वो ड्रामा और वो जो थ्रिल जो है वो नहीं नज़र आता। ये बात मैं क्लाइमैक्स के लिए भी कह सकता हूँ। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है जिसमें कि शिवाजी महाराज जो है प्रतापगढ़ से उतर कर नीचे आते हैं और उसको अफजल खान को बुला लेते हैं कि भाई ठीक है आओ, यहाँ शामियाना लगा है, यहीं मुलाकात करेंगे। अब उस वक्त वो जो पूरे घटनाक्रम में एक लंबा थ्रिल होना चाहिए था वो नहीं है। और अफजल खान की और शिवाजी महाराज की वो जो मीटिंग और मीटिंग के बाद का जो घटनाक्रम है एकदम से बहुत तेजी से समेट लिया गया है, बहुत तेजी से। और फैक्ट्स पे तो जाइए ही मत कि चलिए हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है या नॉवेल में क्या लिखा गया है। बड़ा नीरस टाइप का सीन बन गया है। मतलब ठीक है उसमें बताना था कि एक खलनायक है वो पूरी तरह से खत्म होकर पैरों में गिर पड़ा, वो एक अलग मामला है। लेकिन जितनी जल्दी और जितने ठंडे ढंग से होता है, एक लंबा टेंशन बनने के बाद उसको जिस क्लाइमैक्स पर जाना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ये ड्रामा की जो कमी है वो थोड़ा सा अखरती है यहाँ पर। लेकिन हाँ ठीक है, ड्रामा कम है लेकिन हिंदी वर्जन आप देखेंगे डायलॉग्स इंटरेस्टिंग है कई जगहों पर। हालांकि कुछ जगहों पर वो अटपटे से भी लगते हैं, क्योंकि आप जिस पीरियड की फिल्म दिखा रहे हैं उस दौर की भाषा हम एग्जैक्ट तो नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे अभिषेक बच्चन का यहाँ पर एक डायलॉग आता है कि आदिल शाही के सिपाही उनसे लड़ने आए हैं, उनको ले जाने आए हैं, मारने आए हैं, तो अभिषेक बच्चन जो है सबको निपटा देते हैं और जो उस सेना को या टुकड़ी को लेकर आया है उसके लीडर को वो छोड़ देते हैं। और जाते जाते एक डायलॉग बोलते हैं कि शेर को मारने के लिए कुत्तों को भेजा या शेर को मारने के लिए कुत्तों की फौज भेजी, इस तरह से कुछ। अब ये उस फिल्म के जो पीरियड है और उस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो बाकी भाषा दिखाई गई उससे मैच नहीं करता है। ताली सीटी बजाने में ठीक लगता है, बहुत सारे लोगों को मज़ा भी आता होगा। हालांकि मैं जिस हॉल में था वहाँ किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने सीटी नहीं बजाई, लेकिन ये एकदम आउट लगता है, एकदम टेक्स्ट से बाहर की लैंग्वेज, टेक्स्ट से बाहर का डायलॉग लगता है। और ऐसे कुछ और भी डायलॉग हैं। तो डायलॉग्स थोड़ा सा इंप्रेसिव है, कहीं कहीं बहुत इंप्रेसिव है। खास तौर पे जो विद्या बालन को जो डायलॉग्स दिए हैं, जो वो तंज कसती है आदिल शाह पर, जो गद्दी पर बैठे राजा हैं, उनको जिस तरह से तंज कसती हैं। इवन जो आदिल शाह के जो डायलॉग हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ कुछ इस तरह की कुत्ते शेर वाली बातें जो है वो भी थोड़ा सा आपको कहीं कहीं खटकती है। जहाँ तक इस फिल्म के म्यूज़िक का मामला है, कहने को ये अजय अतुल का म्यूज़िक है। मराठी में शायद उस लोगों को कैची लग रहा हो, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो वो म्यूज़िक आपको बहुत कैच नहीं करता। अजय अतुल का म्यूज़िक ऐसा है कि अगर आप दूर से ही सुनते हैं ना तो आपके अंदर उतरता है वो, और अंदर आपके उतर के वो जगह बनाता है, आपका ध्यान खींचता है। आप कहीं रहें, अगर उनका म्यूज़िक बजाए तो आपका ध्यान अपने आप उधर खिंच जाएगा। मगर इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं हो पाया है। अब इसकी चाहे जो भी वजह हो, जो म्यूज़िक की बात करें, जो गाने वगैरह जो इसमें 2-3 आए हैं उसमें, हालांकि बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ जगहों पर अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे आपको याद होगा पुष्पा फिल्म आई थी सेकेंड पार्ट में, तो वो रप्पा 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 एक चला था उस समय खूब, जब बहुत सारे कत्लेआम मचाता है रप्पा रप्पा करके। उसी तरह का रप्पा रप्पा नहीं है, लेकिन रप रप ऐसी कोई एक वर्ड है, ऐसा लगता है कि वो जो कॉपी है उस तरह का। तो अब ये थोड़ी चीज़ें जो है मेकर्स को ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज़ जहाँ पे लगता है कि आज के जो मेकर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी के बजाय ये देखते हैं कि किसी फिल्म में कैसा सीन अच्छा लगा था। इधर चाहे एनिमल से ले लीजिए, चाहे धुरंधर तक आइए, या बीच में आपकी बागी 4 आई थी, एक खास तरह का सीन आपने ज़रूर देखा होगा जो हीरो को देते हैं ऐसी फिल्मों में। इधर एक गलियारा है, हीरो आ रहा है या हीरो के साथ 1-2 लोग और हैं, और उस गलियारे में सामने से सैकड़ों की फौज चली आ रही है, और फिर ये सब उनको वो रप्पा रप्पा टाइप से जो है काट छाट के एकदम गाजर मूली की जैसे बराबर कर देते हैं। यहाँ भी है, यहाँ जावली एक जगह है, तो जावली का जो राजा होता है जिसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही बनाया होता है, तो वो कुछ मैं ये नहीं बताऊंगा क्या करता है, वो जो गलत करता है तो उसको सजा देने के लिए जाते हैं। अब वहाँ इसी तरह का सीन क्रिएट किया गया, और वहाँ वो जो लड़ाई दिखाई गई है
वो एक समय के बाद में बहुत आर्टिफिशियल हो जाती है। तो एक जो ये डायरेक्टर की कमी है कि फिल्म का एक जो टोन चल रहा है, उस टोन से अचानक चीज़ें बाहर चली जाती हैं। वो एक सिमेट्री जो बनी होना चाहिए कहानी में, वो सिमेट्री टूटती है, चाहे वो म्यूज़िक के मामले में हो, चाहे वो एक्टिंग के मामले में हो, या जिस तरह के कलाकार दिखाए जा रहे हैं, या जो फाइटिंग जिस तरह की आप दिखा रहे हैं, सडनली एक सीन में वो कोरियोग्राफी फाइटिंग की बिल्कुल अलग दिखती है, वो बड़ी नकली सी मालूम पड़ती है। हालांकि इस फिल्म में जो एक्शन है बहुत आकर्षित करने वाला नहीं है। आपको लगता है अरे ये क्या बता रहे हैं, तो वो होता है। लेकिन खास बात यह है जो मैं समझ पाया इस फिल्म में, रितेश ने जब डायरेक्शन किया तो मुझे लगता है वो कंफ्यूज रहे इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए। उसकी जो वजह मुझे समझ में आती है, सब्जेक्ट तो उन्होंने उठा लिया हिस्टोरिकल, छत्रपति शिवाजी महाराज इतनी बड़ी हस्ती, अब उनकी कहानी दिखाना कि बचपन से लेकर जब वो राजा बने, और राजा बनने से पहले उनके सामने बहुत मुश्किलें थी, बहुत सारा संघर्ष था, जो आदिल शाही के किले वो जीत रहे थे, मुगलों को भी वो चुनौती दे रहे थे। उतना ज़्यादा हालांकि नहीं दिखा, लेकिन वो उनकी जर्नी जो है डायलॉग्स में आती गई कि कहीं शाहजी राजे उधर बात कर रहे हैं, कहीं शंभू राजे बात कर रहे हैं, या कहीं कौन, वो वैसी, तो वो वैसा नहीं थी, विजुअल में नहीं आई वो जर्नी। लेकिन जहाँ भी एक दो जगह पर आई है, तो वहाँ पे एक्शन सीन जो है वो कई बार लगता है कि यार ये बड़े फिल्मी टाइप के हैं। तो जो रितेश की का जो मैं कन्फ्यूजन बता रहा था वो ये है कि उन्होंने सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया उठा लिया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इसको फिल्म में कैसे ढालना है। तो अब ऐसा सब्जेक्ट उठा के पुराने समय का उन्होंने, जो मॉडर्न डे सिनेमा होता है, मॉडर्न डे भी कैसा, बॉलीवुड वाला सिनेमा, जिसमें हीरो को बड़े स्टाइल से एंट्री दिलाएंगे, बड़े एक एंगल से कैमरा आएगा, धीरे से उसका चेहरा डिस्क्लोज होगा, वो उस तरह के चक्कर में बनाने में पड़ गए। वो सीधा उन्होंने जो है कहानी का अपना कोई नरेशन उनका या अपना कोई सिग्नेचर हो, वैसा नहीं दिखाई देता। लगता है कि अरे ये वो बॉलीवुड फिल्म की कॉपी कर रहे हैं इस सीन को शूट करते हुए या ये टेक लेते हुए। तो ये उन्होंने सबके साथ किया, खुद के साथ भी किया है, संजय दत्त के साथ भी किया है, लास्ट में जैसे मैंने कहा कि सलमान खान की भी एंट्री होती है उनके साथ भी। तो ये बड़ा अजीब लगता है कि कहानी का फ्लो कहीं और जा रहा है, और उस कहानी के हिस्टोरिकल फ्लो को अचानक आपका बॉलीवुड स्टाइल का सीन आके तोड़ देता है। तो ये गड़बड़ी है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि एक हल्के फुल्के ढंग से तो ये सब्जेक्ट जो है बनाया नहीं, उन्होंने बहुत सीरियसली चीज़ों को लिया है। तो ये कहीं ना कहीं उनसे जो है गड़बड़ हुई है यहाँ पे। और कहीं कहीं थोड़ा सा जो जैसे मैंने कहा टाइम लैप्स होता है, कहानी छलांग मारती है, ये सारी चीज़ें। टेक्निकली फिल्म अच्छी है, कुछ चीज़ें हैं उसमें, लेकिन टेक्निकली शूट अच्छा किया गया है, फिल्म के कलर्स अच्छे हैं, वाइब्रेंट हैं, ऐसा नहीं कि आंखों की तरह के जो शुरू से आखिर तक जो हैं अच्छे लगे। लेकिन यहाँ जो वीएफएक्स है, ख़ास तौर पे दो चीज़ें जो इस वीएफएक्स में, एक सीन तो जो है हाथियों की लड़ाई बताई है। संजय दत्त के डायलॉग्स में ये चीज़ आती कि वो खुद को शेर नहीं मानता है, वो शेर से बढ़कर खुद को हाथी मानता है। तो कहता है कि हाथी की ताकत जो है वो शेर से ज़्यादा होती है, और शेर को अपनी औकात पता होती, कुछ इस तरह से वो बोलता है। तो ये चीज़ है, लेकिन क्योंकि हाथी को वो पसंद करता है, तो उसके दो हाथियों की लड़ाई दिखाई है। अब हाथी रियल तो दिखा नहीं सकते, हाथी इन्होंने वीएफएक्स से क्रिएट किए हैं, और वो बहुत ही फिर वही होता है कि आउट ऑफ टेक्स्ट लगते हैं। मतलब फिर जब वीएफएक्स कर ही लिया था तो फिर ढंग से करते। आपके पास 100 करोड़ का बजट था, या कहीं जैसे 200 भी कह रहे हैं, चलिए 100 माने, तो वो ढंग से होना चाहिए। एक सीन होता है जिसमें रितेश के इंट्रोडक्शन से पहले बहुत सारे बैल दौड़ते हुए आते हैं किले में से। अब वो बैल भी जो है रियल नहीं है, वो बैल भी जो है वीएफएक्स से बने हुए। आप याद कीजिए बाहुबली में वो जो प्रभास के बीच और एक वो सांड की लड़ाई दिखाई गई थी, कितना रियल लगता है, कितना रियल लगता है। हालांकि वो भी वीएफएक्स है, यहाँ पर एकदम अलग दिखता है ये वीएफएक्स। इसी तरह से संजय दत्त युद्ध के मैदान में एक तोप है, उसका मुंह जो है उसको अपने ऐसे कंधे के नीचे दबा लेते हैं, कांख में दबा लेते हैं और उसका मुंह घुमाते हैं। अब वो जब तोप चलती है, या और भी कुछ सीन्स में तोप चलती है, अब वो साफ दिखता है कि यार ये क्रिएटेड है। ताजमहल बनने का सीन है कि जो फरदीन खान है वो शाहजहां बने हैं, तो जिस काल की बात हो रही है उस वक्त जो है वो ताजमहल बन रहा है। अभी वो साफ दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पीछे पर्दा लगा हुआ है जिसमें ताजमहल की पेंटिंग है, और यहाँ उसके सामने वो आदमी खड़ा हुआ है। तो इस तरह की ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत थोड़ा सा जो है थोड़ा क्या बल्कि अच्छा खासा आपको परेशान करती है, आपका ध्यान भी भटकाती फिल्म से। ये चीज़ें हैं। अब ये है कि हिंदी में ऑडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आएगी, ये थोड़ा सा जो है मुझे लगता है मराठी के मुकाबले काफ़ी कम पसंद आएगी, क्योंकि जो कई सारी जो मैंने चीज़ें बताई कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं।
तो हिंदी का वो ऑडियंस जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है पूरे देश भर में उतने ही पॉपुलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब जानते हैं, उनकी कहानी भी जानते हैं, उनके बारे में भी और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो वो मध्यकालीन इतिहास जो है उसके इस देश के हीरो हैं। और आज जब पॉलिटिक्स में भी एक जगह बन चुकी है उनकी, ये भी हम देख रहे हैं। पिछले साल जब छावा आई थी और उसके बाद जिस तरह से बातें हुई, तो एक बहुत बड़े फिगर के, हिस्टोरिकल फिगर के रूप में वो यहाँ पर हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो है उन्हें लेकर एक अलग ही तरह का कहना चाहिए प्यार है, एक उनके प्रति भावनात्मक लगाव है, एक सम्मान जो है वो सब एक अलग लेवल का है। और फिर मराठी में बनी फिल्म है, तो मुझे लगता है कि मराठी में ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। जैसे कि आज भी जो फिगर्स आ रहे हैं, या जैसे मैं जब फिल्म देखने गया तो 11 बजे का शो जो था मराठी का था, और लगभग 250-300 सीटर हॉल जो था एकदम खचाखच भरा हुआ था, और रात को ही भर चुका था एडवांस बुकिंग में। तो जो बेचारे आए वो तो वापस खाली हाथ गए। जबकि हिंदी में जैसे मैंने कहा कि 50 सीटर के आसपास हॉल था, उसमें भी 40 ही लोग थे। तो महाराष्ट्र में ये फिल्म बहुत पसंद की जाएगी। जो मराठी भाषी लोग हैं वो इसको देखेंगे, और हो सकता है कि जो चीज़ें हमको हिंदी के दर्शक के तौर पर दिखाई देती हैं वो उन चीज़ों को इग्नोर भी करेंगे, भी हो सकता है। हालांकि मैं तमाम मराठी चैनल भी देखता हूँ, चाहे यूट्यूब पे हो या खबरों में भी। जो एक्सेप्टेंस रितेश देशमुख को लेके जैसी होना चाहिए वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आई है, ये एक बात है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक चीज़ हो सकती है कि जो मेन रोल है उसके साथ अगर कनेक्ट नहीं बनता है, तो जैसे क्योंकि आज महाराष्ट्र दिवस था, छुट्टी भी थी, और थोड़ा सा एक मराठा प्राइड जो महाराष्ट्र दिवस पर, इन सारी चीज़ों ने ऑडियंस को बाहर निकाला घर से। अब लेकिन देखेंगे कल सैटरडे और संडे में जो है किस तरह से चीज़ें इसमें से थिएटर में कितने लोग पहुंचते हैं, क्या है क्या नहीं। तो फिल्म ठीक है, वन टाइम वॉच है, ये हम कह सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा 50-50 मामला है। उम्मीद लेके मत जाइए, सिर्फ ये जानने के लिए जाइए कि ये फिल्म कैसी बनी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या कहानी दिखाई है, उनके राजा बनने से पहले का स्ट्रगल, और कई सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये मराठी का जो उपन्यास है महासम्राट, ये मैंने अनुवाद किया है और बहुत विस्तार में है ये, क्योंकि 4 खंड है और ये तो पहला ही खंड है इसका। तो दूसरा भी अनुवाद मैं अभी करूँगा, फिर चौथा भी। तो बड़े डिटेल में मैंने स्टडी की, तो बहुत सारी चीज़ों की कमी मुझे तो आखिरी, लेकिन एक आम दर्शक के रूप में जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो हैं इस फिल्म में होनी चाहिए थी, कुछ ऐसे कैरेक्टर ऐसे होना चाहिए थे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेनापति हैं नेताजी पालकर, इसमें एक ही जगह उनका नाम आता है लास्ट में, वो कहीं है ही नहीं पूरे सीन में, जबकि उनको दूसरा शिवाजी कहा जाता था उनके दौर में। मतलब उनको शिवाजी के समकक्ष जो है, जो विरोधी थे शिवाजी महाराज के, वो समकक्ष रखते थे यार। नेताजी पालकर, नेतोजी पालकर भी कहते हैं उन्हें कई लोग। तो वो कैरेक्टर ही गायब है, और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बहुत सारी घटनाएं जो हैं, क्योंकि इस फिल्म में जहाँ जहाँ बहुत सारी लेंथ है उनको कम किया जा सकता था, या फिर जो इम्पोर्टेंट प्रसंग छूट रहे हैं उनको जोड़ा जा सकता था। लेकिन खैर ये मामला जो है वो रितेश का है कि उन्होंने जो बनाया है। लेकिन मुझे अगर इस फिल्म के बारे में यही जो मैंने कहा कि एक बार आप इस फिल्म को देख सकते हैं, देखना चाहिए। लेकिन कहीं जो है गड़बड़ियाँ भी हैं, तो या तो आप उनको इग्नोर करें। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा इन सारी चीज़ों के बाद किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि शिवाजी महाराज ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। मतलब उनके जैसी दूसरी शख्सियत जो है वो आपको भारतीय इतिहास में जो है, पूरे इतिहास में, वो सिर्फ मध्यकाल में हुए, लेकिन आपको पूरे इतिहास में जो है कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको उम्र बहुत कम मिली। शायद मेरे ख्याल से 49 ईयर्स की एज ही उनको इतना समय मिला, वरना अगर उन्हें थोड़ा और ज़्यादा समय मिला होता तो इस देश का इतिहास जो है शायद कुछ और ही होता। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था सुबह जो है, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल था। क्योंकि मैं ये अनुवाद कर रहा हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देता हूँ। एक तो शिवाजी महाराज ने जो उस ज़माने में ये था कि भाई समुद्र पार नहीं जाना, समुद्र पार नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका जो है धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। शिवाजी महाराज इस चीज़ को नहीं मानते थे। उनका ये था कि हमारे पास अपनी जल सेना भी होना चाहिए, और उन्होंने बाकायदा जल सेना बनाई, समुद्र के अंदर अपने किले बनाए, उन्होंने अपना जहाज़ों का बेड़ा बनाया। और उस दौर में जब अंग्रेज़ और पुर्तगाली आने लगे थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनको बराबर से टक्कर दे रहे थे। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल है, हाउ बॉम्बे बिकेम ब्रिटिश टेरिटरी 361 ईयर्स अगो। इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा हिंदुस्तान टाइम्स में, कि 361 साल पहले बॉम्बे जो है, उस समय बॉम्बे था,
ब्रिटिश टेरिटरी या ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कैसे बना। ये पहले पुर्तगालियों के पास था, और जैसा कि आप जानते होंगे कि पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी की शादी जो थी वो ब्रिटेन के मतलब ये ब्रिटिश राजकुमार से की थी, और दहेज में जो है बॉम्बे उन लोगों को दिया था। तो कैसे पुर्तगालियों के पास से बॉम्बे अंग्रेजों के पास गया। तो ये जो रिसर्च इसमें छपी है, जिसमें पुर्तगाली पेपर्स उस समय के निकल के आए हैं, उसमें ये लिखा है मतलब कि पुर्तगालियों को ये डर था कि कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज बॉम्बे पर अटैक न कर दें, क्योंकि कोंकण की जितनी पूरी पट्टी है, कोंकण बेल्ट जितना है, वो सब अपने कब्जे में ले चुके थे, पूरी समुंदर की जो पट्टी थी। और जैसे मैंने कहा कि वो अपनी जल सेना उन्होंने तैयार कर ली थी, बॉम्बे पर उनकी नज़र थी। तो इसी महासम्राट का जो थर्ड पार्ट है उसमें बाकायदा ये है कि उनके नज़र में था कि जाना है उधर, वो पूरा घटनाक्रम लिखा है। तो ये बॉम्बे को लेकर मतलब उस दौर में भी मतलब अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को समय मिला होता, और क्योंकि वो तो दोनों तरफ से घिरे हुए थे और मुगल तो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे इस पूरे मामले के बाद में, जो आदिल शाही को जिस तरह से उन्होंने छकाया था, उनकी ताकत बढ़ गई थी, अपने आप को उन्होंने राजा और छत्रपति राजा घोषित कर दिया था। छत्रपति तो खैर वो बाद में उन्होंने खुद को घोषित किया, फिर बीच में औरंगजेब वाला प्रसंग आता है। तो कई सारी चीज़ मतलब उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फिल्म तो देखें ही देखें, मैं कहूँगा आप किताबें भी पढ़ें, उनके बारे में जितना ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके जानना चाहिए। बहुत ही इंस्पायरिंग है और अलग तरह की शख्सियत हैं बिल्कुल वो। और जितने बहादुर, आप सोचिए 15-16 साल की उम्र में वो अपनी सेना बना लेते हैं। जिस आदिल शाही के लिए उनके पिता नौकरी में हैं, वो आगे बढ़कर उनके किलों को जीत ले रहे हैं, उन पर कब्जा जमा ले रहे हैं, वो बहादुरी। और उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपने दम पर पूरा हिंदवी स्वराज जिसे वो कहते हैं, उस हिंदवी स्वराज की वो स्थापना करते हैं। तो ये एक अलग तरह का पूरा जो है आपको इतिहास को देखने का एक पूरा अलग नज़रिया मिलेगा आपको इससे। कल आपसे मुलाकात होगी, रात को हम लाइव करेंगे, और दिन में अगर पॉसिबल रहा, अगर कोई टॉपिक ऐसा आया तो हम दिन में भी लाइव कर सकते हैं, या फिर वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूँगा, आप उसे देखिएगा, अपनी राय दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर हम कल। शुभ रात्रि, गुड नाइट।